ओके, लेट्स स्टार्ट फिजिक्स क्लास। तो लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे, हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है उसके बारे में पढ़ना शुरू किया था। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन क्या होता है, अगर मान लो किसी वर्टिकल प्लेन में हम कोई सर्कुलर मोशन अगर परफॉर्म करते हैं, जैसे कोई रस्सी से हमने कोई पत्थर बांध दिया, किसी ऑब्जेक्ट को बांध दिया और उसको कोई इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल दी, तो वो ऊपर की ओर जाएगा, ऊपर की ओर एक सर्कुलर मोशन कर सकता है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स जो है या इस तरह के जो केसेस हैं वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन के होते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने वर्टिकल और सर्कुलर मोशन में ये पढ़ा था कि भाई इसको दो कैटेगरीज में अपन तोड़ सकते हैं। जैसे ये वर्टिकल और सर्कुलर मोशन का एक केस लिया, तो यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा और ये सेंटर से कोई आर डिस्टेंस पर है यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए ये सेंटर से कोई आर डिस्टेंस पे है, इसको कोई इनिशियल वेलोसिटी दिया, मान लो u। तो ये ऑब्जेक्ट जो है ये इनिशियल वेलोसिटी u दिया यहाँ से सेंटर से, और इसका रेडियस लिया हमने कोई r, और अलग अलग पॉइंट्स डिवाइड कर रहे थे। मान लो ये पॉइंट हो गया कोई b, और ये पॉइंट हो गया कोई a, और ये पॉइंट हो गया कोई c, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, इसको कैटेगराइज कर रहे थे दो पार्ट्स में। एक तो हो सकता है मोशन फॉर ए टू बी, ए से बी अगर जाता है तो वह मोशन हो सकता है, और दूसरा मोशन हो सकता है बी से सी के लिए, है ना। तो कल हमने ए से बी का जो मोशन होता है उसके लिए कैलकुलेशन किया, और उसके लिए टेंशन की वैल्यू निकाली कि टेंशन कितना होगा और वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड है वो कितना होगा, रूट में 2g आया था। तो ये सब कैलकुलेशन कल हमने किया। अब लेते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम बी टू सी। तो नेक्स्ट केस लेते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम बी टू सी। बी से सी जाने के लिए ऑब्जेक्ट का मोशन क्या होगा, ऑब्जेक्ट अगर मान लो बी से सी की तरफ जाता है तो मान लो यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट जो है पहुँच गया, बी से सी के बीच का कोई पोजीशन लिया जहाँ पे ऑब्जेक्ट पहुँचा है, मान लो यहाँ पे पहुँचा है बी से सी तक का जो पोजीशन है, और इस पोजीशन में ये यहाँ से कोई वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। माना कि ये थीटा एंगल बना रहा है। अब देखो इस पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो इस पॉइंट पे इस पे लगने वाले जो फोर्सेज हैं वो क्या क्या होंगे। तो इसका जो वेलोसिटी है, मान लो कोई v है, इस पॉइंट पे जब पहुंचा तब वेलोसिटी क्या लिया, कोई v ले लिया। तो इस वेलोसिटी की वजह से बाहर की ओर तो इस पे लगेगा mv स्क्वायर अपॉन r, शूडो फोर्स बाहर की ओर लगेगा। इस पे बाहर की ओर शूडो फोर्स लगा mv स्क्वायर अपॉन में r लगा, ठीक है। और अंदर की ओर कौन सा लगेगा, स्ट्रिंग की वजह से अंदर की ओर कौन सा लगेगा, टेंशन फोर्स नहीं लगेगा क्या। तो यहां से अंदर की ओर तो लगेगा टेंशन फोर्स T। मान लो कोई रस्सी में टेंशन है T उस समय, तो ये टेंशन फोर्स T लग गया। अब एक और फोर्स लगेगा mg यहाँ पे इस पे नीचे की ओर लगेगा इस तरह से। तो mg फोर्स लगा देंगे नीचे की ओर, ये तो ये लग जाएगा mg नीचे की ओर। ये एंगल अगर थीटा है तो डेफिनेटली ये एंगल भी थीटा होगा या नहीं होगा, ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा ना। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल, इसकी बात कर रहा हूँ, ये भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जेड जैसा फॉर्म बन रहा है, ये लाइन पैरेलल है, तो ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया। अब देखो mg के मैं कंपोनेंट करता हूं, तो mg का ये कंपोनेंट जो है, ये कंपोनेंट ये तो हो जाएगा थीटा के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाला कंपोनेंट, तो ये हो जाएगा mg साइन थीटा, ठीक है। और इस डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट की बात करें mg के, तो क्योंकि ये थीटा की डायरेक्शन में कंपोनेंट है तो ये हो जाएगा mg cos थीटा। तो इस डायरेक्शन में mg cos थीटा होगा और इस डायरेक्शन में mg sin थीटा होगा। mg के हमने कंपोनेंट कर दिए। अब mg के कंपोनेंट कर दिए तो देखो, अगर मैं बैलेंस करता हूँ, फोर्स बैलेंस करता हूँ, क्योंकि इस डायरेक्शन में जो रेडियल डायरेक्शन होगी उसमें नेट फोर्स इस पे 0 होगा। तो नेट फोर्स
इन रेडियल डायरेक्शन इज 0। जो त्रिज्यीय दिशा है उसमें कुल बल जो है एफ नेट वो क्या है, 0 है, 0 है। तो उसको नेट 0 करने के लिए देखो क्या है, इधर की ओर टी है, इधर की ओर एम जी कॉस थीटा है। तो ये टी प्लस एम जी कॉस थीटा जो होगा, अंदर की ओर क्या है, टेंशन अंदर की ओर है, और एम जी कॉस थीटा भी अंदर की ओर है ना। टी जो है वो अंदर की ओर है और एम जी कॉस थीटा भी क्या है, अंदर की ओर है। ओके। और बाहर की ओर कौन है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो बाहर की ओर हो गया एम वी स्क्वायर अपॉन आर, और अंदर की ओर कौन है, टी प्लस एम जी कॉस थीटा है। तो ये इक्वेशन बनेगी, ये इक्वेशन बनेगी। इसका मतलब हमारे पास जो टेंशन है टी, उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, टी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस में एम जी कॉस थीटा बनेगा, है ना। अब देखो एम जी कॉस थीटा माइनस में है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर ये प्लस में है। तो कोई ऐसा केस हो सकता है जब ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी, इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ऐसा हो सकता है ना, जब इस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बाहर की तरफ और अंदर की ओर जो एम जी कॉस थीटा है, ये जो दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो उस कंडीशन में टेंशन की वैल्यू 0 हो जाएगी ना। उस कंडीशन में टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कौन सी कंडीशन में 0 होगी, जब अंदर की ओर एम जी कॉस थीटा और बाहर की ओर एम वी स्क्वायर अपॉन आर दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से बराबर हो जाएंगे। तो टी बराबर क्या हो गया, एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस में एम जी कॉस थीटा। तो टी बराबर 0 कब होगा, तो इसमें या फिर ऐसे पॉइंट लिख सकते हैं कि नोट हियर टेंशन कैन बी 0, यहाँ पे तनाव 0 हो सकता है। जैसे ए से बी वाला केस लिया था, वहां पे तो टेंशन 0 होने की कभी पॉसिबिलिटी थी ही नहीं, क्योंकि एम जी कॉस थीटा प्लस का था, तो वो टेंशन हमेशा प्रोवाइड कर ही रहा था, चाहे वेलोसिटी 0 भी हो जाएगी तो भी। लेकिन इस केस में एम जी कॉस थीटा का जो इफेक्ट है वो नेगेटिव है, माइनस एम जी कॉस थीटा है, यानी कि यहाँ पे टेंशन 0 हो सकता है। in this case in this case tension can be 0, tension can be 0। इस स्थिति में तनाव 0 हो सकता है। कौन सी कंडीशन में 0 होगा, टी, मान लो टी बराबर 0 मैं ले लेता हूं, तो टी बराबर 0 कब होगा, जब 0 इज इक्वल टू क्या हो गया, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एम वी स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी कॉस थीटा हो, या फिर एम वी स्क्वायर अपॉन आर जो है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर किसके बराबर हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। तो इस कंडीशन के लिए क्या होगा, टेंशन 0 हमें मिलेगा। तो उस केस में जो थीटा की वैल्यू है, यहां से m कैंसिल हो गया, तो cos थीटा की देखो वैल्यू कितनी आ गई, cos थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर जी के इक्वल आ जाएगा। तो इस केस में अपन को जो थीटा की वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी cos थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। तो इतने थीटा पे हमें टेंशन क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, और इस केस के लिए टेंशन 0 होगा, और इससे हमें थीटा निकाल सकते हैं। आई बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट लेते हैं कि यहां पर ए से मान लो हम इनिशियल वेलोसिटी जब दे रहे हैं, तो ए से ये सी पे पहुंचेगा, है ना। ए से मान लो इसको सी पे पहुंचाना है, तो ए से सी तक पहुंचाने के लिए, मान लो ए से रवाना किया हमने और सी तक पहुंचाना है, तो सी पे पहुंचे, इस केस के लिए ए पे मिनिमम वेलोसिटी क्या हो कि ये सी पे पहुंच जाए। तो व्हाट मिनिमम वेलोसिटी इज रिक्वायर्ड एट ए सच दैट ब्लॉक या ऑब्जेक्ट रीचेस टू सी। तो नेक्स्ट लेते हैं कि मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी, मिनिमम मिनिमम required velocity
सो दैट मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी, कहां पर रिक्वायर्ड वेलोसिटी है? मिनिमम रिक्वायर्ड वेलोसिटी एट पॉइंट ए। पॉइंट ए पे क्या हो रहा है? मोशन शुरू हो रहा है ना। ए पॉइंट पे मोशन शुरू हो रहा है, तो ए पॉइंट पे कितनी मिनिमम वेलोसिटी हमें रिक्वायर्ड है कि जो ऑब्जेक्ट है वो ए से सी पे पहुंच जाए? सो दैट ऑब्जेक्ट रीचेस टू पॉइंट सी। तो ए पे न्यूनतम वेग का मान क्या होगा? मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी कि जो वस्तु है वो ए से चलती हुई कहां पहुंच जाए? सी पर पहुंच जाए। तो हम इसे निकालने के लिए क्या करेंगे? हम इसे निकालने के लिए क्या कर सकते हैं? देखो यहां पे जब आएगा, मान लो यहां पे सी पे पहुंच गया, तो सी पे जब पहुंचेगा तो नीचे की ओर इस पे लगेगा क्या? mg लगेगा। और नीचे की ओर ही क्या लगेगा? टेंशन टी भी लगेगा। नीचे की ओर टेंशन टी लगेगा, नीचे की ओर mg लगेगा। और ऊपर की ओर क्या लगेगा? mv² अपॉन r लगेगा। लगेगा या नहीं लगेगा? है ना। ऊपर की ओर mv² अपॉन r लगेगा, नीचे की ओर t और mg लगेगा। नीचे की ओर t और mg लगेगा, ऊपर की ओर mv² अपॉन r लगेगा। तो मान लीजिए हम ये लेते हैं कि लेट दिस ऑब्जेक्ट जस्ट रीचेज टू पॉइंट सी। अपन ऐसा मान लेते हैं कि जो वस्तु है वो सी पर बस पहुंची ही है। लेट ऑब्जेक्ट जस्ट रीचेज एट पॉइंट सी। माना कि ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट सी पे जस्ट पहुंचा ही है ना। तो पहुंचा ही है, तो यहां तक पहुंचाने के लिए रस्सी में टाइटनेस रहनी चाहिए। जब तक पॉइंट सी पे नहीं पहुंच जाता वो तब तक रस्सी में एक खिंचाव रहना चाहिए। अगर पॉइंट सी से पहले रस्सी में ढीलापन आ जाता, रस्सी जो है वो फ्लेक्सिबल हो जाती, एकदम ढीली हो जाती, तो क्या ये ऑब्जेक्ट यहां सी से पहुंचने से पहले ये फॉल नहीं हो जाता? तो उस केस में रस्सी जो है अगर ढीली पड़ जाती है सी पर पहुंचने से पहले ही ऑब्जेक्ट के, उस केस में क्या होगा? ये पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं कर पाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा नहीं होगा। नहीं होगा ना? आई बात समझ में? अगर रस्सी सी पर पहुंचने से पहले ही ढीली पड़ जाती है, यदि रस्सी इफ स्ट्रिंग लूजेस बिफोर reaching at point C, अगर रस्सी सी पर पहुंचने से पहले ही ढीली पड़ जाती है, देन इन दिस केस ऑब्जेक्ट will not reach at point C। तो उस केस में ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट सी पे नहीं पहुंचेगा ना। तो नहीं पहुंचेगा तो इसका मतलब क्या हुआ? हम अगर सी तक पहुंचाना चाहते हैं तो सी तक रस्सी में कोई ना कोई खिंचाव रहना चाहिए। सी से जस्ट पहले अगर बात करें, है ना, सी से जस्ट पहले अगर हम बात करें, एक मिनट, सी से अगर पहले हम बात करें तो सी से पहले खिंचाव होना चाहिए। जस्ट सी पे पहुंचा तो सी पे पहुंचाने पर मान लो पहुंचा ही है, उस समय हम टेंशन क्या ले सकते हैं? 0 ले सकते हैं, है ना। तो यहां पे सी पे पहुंचाने के लिए क्या हो सकता है? अगर ऑब्जेक्ट जस्ट सी पे पहुंचा ही है तो उस केस में टेंशन 0 ले सकते हैं। या फिर एट सी पॉइंट जो टेंशन टी है वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। सी पॉइंट पे टेंशन क्या होना चाहिए? या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो। उसी कंडीशन में क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन पूरा करेगा, यानी ए से सी तक पहुंचेगा। और सी तक पहुंच गया तो उसके बाद में तो वापस दूसरा चक्कर अपने आप ही लगा लेगा।
तो दिस इज कंडीशन फॉर कंप्लीटिंग फुल साइकिल। तो ये एक कंडीशन हो जाएगी, दिस इज कंडीशन फॉर विच ऑब्जेक्ट विल कंप्लीट साइकिल। ये चक्कर पूरा कर लेगा इस कंडीशन के लिए क्या, कि जो सी पे टेंशन है, यानी टीसी बोल सकते हैं उसको, सी पे टेंशन क्या होना चाहिए, या तो जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए। अब जीरो या जीरो से बड़ा होने के लिए क्या कंडीशंस होगी, कैसे कंडीशन होगी, मैं यहाँ पे दोबारा डायग्राम बना देता हूँ। जैसे यहाँ पे हमने यहाँ से भेजना शुरू किया था इसको, यहाँ से भेजना शुरू किया था और यहाँ तक हमने भेजा है इसको, ठीक है। यहाँ से हमने भेजना शुरू किया था और यहाँ तक भेजा है ऊपर वाले सी पॉइंट तक। यहाँ ए से भेजना शुरू किया और यहाँ सी तक पहुँचाया इसको। और सी पॉइंट के लिए देखो फोर्स का बैलेंस करते हैं हम। यहाँ पे तो हमने कोई मान लो मिनिमम वेलोसिटी u दिया और यहाँ पे जब पहुँचा तो मान लीजिए इसके पास कोई वेलोसिटी है v और ऊपर की ओर इस पे लग रहा है mv² और नीचे की ओर जो लग रहा है, एक तो लग रहा है mg और एक लग रहा है टेंशन t। तो एट पॉइंट सी फोर्स बैलेंस इक्वेशन देखो क्या होगी, फोर्स बैलेंस इक्वेशन क्या होगी पॉइंट सी पे, नीचे की ओर टी, नीचे की ओर एम जी और ऊपर की ओर क्या mv²/r। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि टी प्लस एम जी जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, mv²/r के बराबर हो जाएगा। इस पॉइंट पे हो जाएगा ना, नीचे की ओर तो है t और नीचे की ओर है mg, तो t प्लस mg क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर जो mv²/r लगता है उसके बराबर हो जाएगा। यानी कि जो t की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, mv²/r माइनस mg के इक्वल आ जाएगी। तो मान लीजिए लिमिटिंग कंडीशन में टेंशन t क्या हो गया हमारा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया फॉर कंप्लीटिंग साइकिल, फॉर कंप्लीटिंग साइकिल। अगर हमें मान लो चक्र पूरा कराना है, साइकिल पूरा कराना है, तो टेंशन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। जो सी पे टेंशन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस केस में mv²/r माइनस mg ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बताओ आई बात समझ में। तो m से m कैंसिल हो गया, यहां पर v² माइनस r माइनस g ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए। m ये 0 में भेज दिया, m को कॉमन लेके 0 में भेज दिया, तो क्या हो गया v²/r माइनस जी क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। या फिर यहां से आगे नेक्स्ट स्टेप देखो क्या होगा, v²/r शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू g, या फिर v² शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू rg, या फिर v शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू रूट में rg, है ना। तो v की वैल्यू क्या होनी चाहिए, रूट rg से ज्यादा होनी चाहिए। आई बात समझ में। अब ये तो यहां पे आ गई वेलोसिटी, कि ये तो कौन सी वेलोसिटी है, दिस इज वेलोसिटी एट सी। ये तो कौन सी वेलोसिटी है, दिस इज वेलोसिटी एट सी। लेकिन हमें तो क्या करना है, हमें तो ए पे, ये जो ए पॉइंट है और ये पॉइंट सी है, ये तो सी पे वेलोसिटी आ गई, हमें तो ए पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो कि ऑब्जेक्ट क्रॉस कर जाए। अब देखो हम ए और सी के बीच में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, बिटवीन ए एंड सी, बिटवीन ए एंड सी, बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच में क्या लगाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। देखो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाएंगे ए और सी के बीच में, मैकेनिकल एनर्जी एट ए शुड बी इक्वल टू, मैकेनिकल एनर्जी एट ए शुड बी इक्वल टू क्या, मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट सी। जो ए पे मैकेनिकल एनर्जी है वो सी पे मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, है ना। यानी कि काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए
should be equal to kinetic energy at C प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट C इक्वल हो जाएगी ना। अब देखो ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, ये तो हो गई 2r, क्योंकि रेडियस r है तो ये डिस्टेंस कितनी हो गया 2r। अब इस पॉइंट पे मान लो मैं रेफरेंस पॉइंट लेके इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी एट ए क्या ले लिया मैंने, 0 ले लिया, तो उस केस में यहाँ पे इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी एट सी ये कितनी आ जाएगी एम जी इंटू एच। एच कितना हो गया यहाँ पे, हाइट कितना गेन कर लिया, 2r गेन कर लिया ना। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, एम जी इंटू 2r हो गई। इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई, 0 हो गई। अगर इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ए पे बात करें तो ये कितनी हो गई, यहाँ पे वेलोसिटी u है तो ये हो गई हाफ एम यू स्क्वायर। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात करें एट पॉइंट सी तो ये कितनी हो गई हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं वैल्यूज रख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी एट ए ये तो गई हाफ एम यू स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए हमने रेफरेंस मान लिया तो रेफरेंस के तौर पे इसको 0 मान लिया। और काइनेटिक एनर्जी एट सी ये हो गई हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सी कितनी हो गई एम जी इंटू 2r हो गई। आई बात समझ में। अब देखो ये m m m कैंसिल हो गया तो यहां से u स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आ गया v स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2mgr आएगा नहीं आएगा। ठीक है, यहां से देखो और समझिए, मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा 2 का अगर मल्टीप्लाई कर दें, देखो पीछे वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन में 2 का मल्टीप्लाई कर दूं इस तरफ तो ये आ जाएगा u स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 4mgr आ जाएगा नहीं आ जाएगा, देखो u स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 4mgr आ जाएगा, या फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अब देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा u स्क्वायर माइनस 4mgr आ जाएगा। अब देखो हमारा पास एक कंडीशन आई थी कि अगर मान लो ऑब्जेक्ट A से शुरू होके C तक पहुंच जाए तो उसके लिए जो वेलोसिटी है v स्क्वायर उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, rg से ज्यादा होनी चाहिए ना v स्क्वायर की वैल्यू। तो यहां पे देखो v स्क्वायर का हमारे पास फंक्शन आया है u स्क्वायर माइनस 4gr और हमारी कंडीशन क्या है, हाँ m को कैंसिल कर दिया था, बिल्कुल कैंसिल कर दिया, सही पकड़े, m को हटा देना चाहिए, बिल्कुल सही पकड़ा तुमने, m को हटा देता हूं, ये m हटा दिया है ना, m तो कैंसिल हो गया था तो m को हटा देते हैं, बिल्कुल सही पकड़ा तुमने, m को हटा दो, है ना, m को हटा दिया, m कैंसिल हो गया था ना, तो ये क्या हो गया 4gr हो गया, 4gr हो गया, यहाँ पे 2gr था, यहाँ पे 4gr हो गया v स्क्वायर। अब फॉर रीचिंग एट सी, फॉर रीचिंग एट सी, सी पे पहुंचने की कंडीशन क्या है कि जो सी पे वेलोसिटी है उसका स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, जी आर के ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हमें वी स्क्वायर तो क्या दे रखा है, यू स्क्वायर माइनस 4gr होता है, इनिशियल जो ए पे वेलोसिटी थी यू उसके टर्म्स में। तो यहां से क्या आ जाएगा, जो यू स्क्वायर माइनस 4gr है, यू स्क्वायर माइनस 4gr ये किससे बड़ा होना चाहिए, gr से बड़ा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बताओ आई बात समझ में। तो इसका मतलब क्या है, यू स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4gr को इधर ले आया, 4gr में gr जोड़ा कितना आ गया 5gr आ गया, 5gr आ गया ना। तो यानी कि यू स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन 5gr, या फिर u जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होना चाहिए, रूट में 5gr से ज्यादा होना चाहिए। तो मिनिमम वेलोसिटी ए पे कितनी चाहिए, हमें रूट 5gr चाहिए होगी अगर हमें पूरा साइकिल कंप्लीट कराना है, ए से सी तक पहुंचाना है। तो ए से सी तक पहुंचाने के लिए जो मिनिमम वेलोसिटी होगी ए पे वो कितनी होनी चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, रूट में 5gr होनी चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी रूट में 5gr होनी चाहिए ताकि वो सी पे पहुंचे।
अब देखो जो दूसरा केस लिया था हमने बी पे पहुंचाने वाला, वो तो क्या था, बी पे पहुंचाने के लिए मिनिमम वेलोसिटी क्या थी, रूट में 2gr थी। बी पे पहुंचाने के लिए क्या थी, रूट में 2gr। तो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड, इसलिए मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड एट ए, ए पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी रिक्वायर्ड होएगी, पहला केस टू रीच एट बी, टू रीच एट बी, बी तक पहुंचाना है तो उसके लिए कितनी रिक्वायर्ड थी, कितनी आई थी, रूट में 2gr। यू मिनिमम की वैल्यू कितनी आई थी, रूट में 2gr। अगर मान लो बी तक पहुंचाना है तो, और अगर मान लो टू रीच एट सी, टू रीच एट सी, सी तक पहुंचाना है तो इसके लिए मिनिमम वेलोसिटी कितनी रिक्वायर्ड है, रूट में 5gr। ये ध्यान में रखें, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, अगर u जो है इनिशियल वेलोसिटी एट पॉइंट ए, अगर ये ज्यादा है, अगर ये कम है, अगर ये कम है, लेस देन टू इक्वल टू है √2gr, तब तो ब्लॉक किसके बीच में रहेगा, बिटवीन ए और बी के बीच में रहेगा, बिटवीन ए एंड बी के बीच में रहेगा। मैं यहाँ पे पूरा वो सर्कल बना देता हूँ दोबारा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पे रखा था हमने ऑब्जेक्ट को, ओके, यहाँ से मान लो यहाँ तक पहुँचाना है या तो, और या फिर यहाँ तक पहुँचाना है, तो उस कंडीशन को अपन सही क्लियर कर रहे हैं। ओके, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है। तो यहां तक पहुंचाना है, ये इनिशियल वेलोसिटी होगी मान लो इसकी u, एक मिनट, ये इनिशियल वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पे u, और अगर मान लो u की वैल्यू √2gr से कम है, देखो 2gr से ज्यादा होती तो b तक पहुंचती, तो 2gr से कम है, तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रहेगा, केवल यहीं पे रहेगा, ठीक है। और u का वैल्यू अगर मान लो 2gr से तो ज्यादा है, किससे, 2gr से ज्यादा है, लेकिन कम किससे है, √5gr से कम है, तो उस केस में ब्लॉक किसके बीच में रहेगा, b और c के बीच में, बिटवीन बिटवीन b एंड c के बीच में रहेगा। और अगर u का वैल्यू जो इनिशियल वेलोसिटी है a पॉइंट पे वो 5gr से ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा, बियॉन्ड c चला जाएगा, ये चला जाएगा बियॉन्ड c, c के भी पीछे चला जाएगा बियॉन्ड c। तो √5gr से ज्यादा होने के केस में अगर इनिशियल वेलोसिटी √5gr से ज्यादा है, तो उस केस में क्या करेगा, c को भी पार कर जाएगा, c को भी क्रॉस कर जाएगा। आई बात समझ में। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है कि अगर A से C पे पहुंचाना है तो A पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए, हमें √5gr चाहिए ताकि ये C पे पहुंच जाए। B पे पहुंचाना है तो B के लिए मिनिमम वेलोसिटी कितनी चाहिए, √2gr चाहिए। अगर A और B के बीच में रखोगे, मान लो A और B के बीच में रह रहा है कहीं पे, तो उसके लिए U √2gr से कम होना चाहिए। B और C के बीच में रखना है तो U √2gr से बड़ा लेकिन √5gr से कम, और √5gr से ज्यादा है तो C से पीछे चला जाएगा। ओके, अब मान लो एक छोटा सा एक और केस लेते हैं कि लेट U जो है ये √2gr से तो बड़ा है लेकिन √5gr से छोटा है, तो इस केस में ब्लॉक किसके बीच में रहेगा, बिटवीन किसके बीच में, B एंड C के बीच में रहेगा ना। मैं यहाँ पे वापस सर्कल बना देता हूँ, जैसे ये सर्कल है हमारा, तो हमने यहाँ से जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को जब थ्रो किया तो ये B पे पहुंच सकता था और ये यहाँ तक मान लो C तक पहुंच सकता था, लेकिन अभी हमारा जो वेलोसिटी है वो कितना है कि √2gr से 5gr के बीच में है, तो B और C के बीच में यहाँ पे कहीं पे रहेगा, मान लो यहाँ पे कहीं पे रहेगा, ऐसा मान सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे ये रहा, ओके।
जब इसको थ्रो किया यहां से मान लो u वेलोसिटी से, और u का वैल्यू कितना है, √2gr से 5gr के बीच में है, तो उस केस में ये यहां पे कहीं पे रहा। तो यहां पे कहीं तक पहुंचा, मान लो यहां तक कहीं तक पहुंचा, मान लो ये वर्टिकल के साथ कोई फाई एंगल बनाता है इस पॉइंट पे पहुंच के, इस पॉइंट पे पहुंच के क्या बना रहा है, कोई फाई एंगल बना रहा है। तो हमें ये निकालना है कि ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाएगा जब बी से सी के बीच में पहुंचेगा। जब बी से सी के बीच में पहुंचेगा, मान लो यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक, ये हो गया ए पॉइंट, ये हो गया बी पॉइंट, और ये हो गया सी पॉइंट। तो हमें पता लगाना है कि एंगल फाई क्या होगा उस केस में, फाई की वैल्यू कैसे निकाली जाए अगर ये √2gr से बड़ा हो √5gr के बीच में, है ना। तो देखो इस केस में क्या होगा, यहां तक, यहां पे जब पहुंचेगा तो यहां तक पहुंच के रुकेगा थोड़ा ना, यहां पे टेंशन क्या हो गया, टेंशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब देखो इस केस में इस ऑब्जेक्ट पे नीचे की ओर तो लगेगा mg, इधर लगेगा mv²/r, और इधर लगेगा टेंशन t, यहां पे लगेगा टेंशन t, ठीक है, यहां पे तो लगेगा टेंशन t, और ये लगेगा नीचे की ओर mg, और रेडियस अगर r लें इस पॉइंट पे, इसका वेलोसिटी मान लो v है, तो यहां पे बाहर की ओर लगेगा mv²/r, ठीक है। तो यहां पे वही सेम बात, इस तरफ mg का कंपोनेंट जो है ये एंगल फाई, तो ये भी एंगल फाई, तो ये कंपोनेंट तो हो गया mg sin फाई, और ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos फाई, ये हो जाएगा mg cos फाई। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं t प्लस mg cos फाई जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, mv²/r के बराबर हो जाएगा। तो मान लो इस पॉइंट पे जब पहुंचा, तो उस पॉइंट पे पहुंच, यहीं तक पहुंचा, अगर मान लो बी या सी के बीच में पहुंचा है, तो उस पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू को 0 ले सकते हैं। At this point string at this point string will lose, स्ट्रिंग जो होगी वो क्या हो जाएगी, ढीली पड़ जाएगी। तो टेंशन की वैल्यू क्या ले लेंगे इस पॉइंट पे, 0 ले लेंगे। टेंशन 0 हो जाएगा तो इसका मतलब mg cos फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस पॉइंट पे, mv²/r के बराबर हो जाएगी, m से m कैंसिल, तो यहां से cos फाई की वैल्यू कितनी हो गई, v²/r के बराबर हो गई, हो गई, ठीक है। अब देखो एक और रिलेशन हमारे पास कहां से आएगा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से आएगा। तो अब दूसरा रिलेशन अपन निकालते हैं मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से। तो इन दोनों लेवल्स के बीच, इन दोनों पॉइंट्स के बीच मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। अब देखो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगेगा, यहां पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मैकेनिकल एनर्जी। v²/, कहाँ, यहाँ, अच्छा हाँ, v²/rg हो जाएगा, बिल्कुल ये हो जाएगा v²/rg। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 2 में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। मैकेनिकल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट, ये मान लो कोई पॉइंट हो गया P, ये P पॉइंट है, तो इस P पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ लगा देते हैं। तो यहाँ पे तो वही पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट है A, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ए पॉइंट पे ये हो जाएगी ½ mu² हो जाएगी, तो ये ले ली जाएगी। अब ए पे मैकेनिकल एनर्जी कितनी हो गई, ½ mu² प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0 ले ली। पी पे, पी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हो गई ½ mv²। अब देखो पी पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो लेना थोड़ा मुश्किल होगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स कैसे हो जाएगा, क्योंकि हमें ये हाइट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब देखो ये हाइट कैसे कैलकुलेट करने वाला हूं, ध्यान से समझना। ये यहां से यहां तक लेंथ कितनी है, r है। ये यहां से यहां तक की देखो लेंथ कितनी हो जाएगी, यहां से यहां तक की, क्योंकि ये एंगल फाई है, तो ये जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये जो लेंथ, ये इतनी सी जो लेंथ है छोटी सी, ये कितनी हो जाएगी, ये r cos फाई नहीं हो जाएगी,
ये जो लेंथ है ये वाली, ये कितनी हो जाएगी, आर कॉस फाई हो जाएगी। बताओ हो जाएगी ना, क्योंकि ये ट्राइंगल क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो ये फाई एंगल है, ये आर है, ये वाला रेडियस आर है, इतना हाइपोटोनियस आर हो गया, तो बेस कितना हो जाएगा, आर कॉस फाई हो जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक आर कॉस फाई है, तो यहाँ से यहाँ तक ये यहाँ से यहाँ तक आर है, तो ये जो टोटल लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, आर प्लस आर कॉस फाई नहीं हो जाएगा क्या। ये यहां से यहां तक ए से इस पी पॉइंट के बीच का जो हाइट का डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, आर प्लस आर कॉस फाई हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी लिखने वाला हूं, ध्यान से समझना, देखो क्या लिखूंगा, एम जी, एम जी तो लिख दिया, एम जी एच होता है, तो एच यहाँ पे क्या हो गया इस बार, आर प्लस आर कॉस फाई हो जाएगा। आई बात समझ में, जो ए से इस पी पॉइंट के बीच में जो हाइट का डिफरेंस है वो कितना है, आर प्लस आर कॉस फाई हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो कॉस फाई हो जाएगा इस तरह से। अब देखो यहां से वी स्क्वायर की वैल्यू तो हमारे पास क्या है, आर जी है, एक तरह से आर जी कॉस फाई है। यहां से हमारे पास वी स्क्वायर तो कितना है, आर जी कॉस फाई है। तो ये जो वैल्यू है इस इक्वेशन में रख देता हूं ताकि ये इक्वेशन थोड़ी और अच्छी बन जाए। यहाँ पे m से m कैंसिल कर देता हूँ, और ये हो जाएगा, इधर तो हो जाएगा यू स्क्वायर बाई टू, और ये इक्वल टू किसके आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई टू। वी स्क्वायर को क्या लिख दिया मैंने, आर जी कॉस फाई अपॉन टू हो जाएगा, वी स्क्वायर को लिख दिया मैंने आर जी कॉस फाई, प्लस ये हो जाएगा जी आर, जी को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा जी आर प्लस जी आर कॉस फाई, ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, अब देखो जी आर आर जी ये कॉमन आ रहा है, तो कॉमन आ रहा है तो इसको इसमें डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन टू जी आर इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस फाई अपॉन टू प्लस वन प्लस कॉस फाई, ये आ जाएगा। कॉस फाई हाफ है और हाफ में एक जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी यू स्क्वायर अपॉन टू जी आर इज इक्वल टू 3/2 कॉस फाई प्लस वन। अब वन उधर जाएगा तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन, ये है इक्वेशन हमारी, यू स्क्वायर अपॉन टू जी आर इज इक्वल टू 3/2 कॉस फाई प्लस वन। तो 3/2 कॉस फाई की वैल्यू जो है वन उधर जाएगा तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर अपॉन टू जी आर माइनस वन, या फिर 3/2 कॉस फाई की वैल्यू हो जाएगी यू स्क्वायर माइनस टू जी आर अपॉन टू जी आर। एलसीएम लिया तो यहां से कॉस फाई का एक बढ़िया रिलेशन आ जाएगा, देखो टू से टू तो कैंसिल हो गया, थ्री का डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस टू जी आर अपॉन थ्री जी आर। तो ये एक कॉस फाई की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि हम एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके ओके, टाइम हो गया है तो अभी आज के लिए अपन इतना ही रखेंगे, ठीक है।